अ, हाँ जी, मुझे कुछ स्टूडेंट्स की जो असाइनमेंट्स रिसीव्ड हुई हैं, अगर उनको एट्रीब्यूट के डोमेन के अंदर कन्फ्यूजन थी या उन्होंने डोमेन को ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं किया था, तो दैट इज़न्ट अ इशू। एटलीस्ट उन्होंने वर्क तो किया, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स ने जो है वो असाइनमेंट सबमिट ही नहीं करवाई है। मैं तो उनकी बात कर रही हूँ कि पहले कि वो मुझे अपना प्रॉब्लम बताएं कि व्हाई दे डिडंट राइट एनीथिंग। तो आप मुझे लेट सबमिशन में प्लीज अपनी असाइनमेंट्स ना भेजिएगा, क्योंकि टाइम इज ड्यू नाउ। मैं जितने स्टूडेंट्स की असाइनमेंट्स रिसीव्ड हो चुकी हैं टिल 8 o'clock तक, आई विल जस्ट चेक डेट एंड सेंड इट बैक टू देम। तो बाकी जो है मैम वो जी। मैम हम 2-3 स्टूडेंट ने मिलके बनाई थी, फिरोज, अवैस और मैंने। But their name wasn't mentioned over there. I remember I received an email, just one student name was written on that, and that was Lukman Malik. यस मैम, लेकिन मैम जब आपने वो कह दिया था कि एट्रीब्यूट्स है, ये डोमेन नहीं है, तो फिर उन्होंने भी सेंड नहीं की। No, they must send that. देखिए, अगर आपने उसको राइट कर लिया था, आपको मैंने बताया कि वो एट्रीब्यूट है, तो डेफिनेटली आपके माइंड में एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि एट्रीब्यूट्स क्या है। आप गलत असाइनमेंट देते या सही देते, एटलीस्ट मुझे पता तो होता कि आप लोगों ने इसके ऊपर सोचा, उसके ऊपर काम किया है। ओके मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मैंने आई थिंक सैटरडे को या फ्राइडे को मैंने आपको असाइनमेंट भेजी, वो क्विज भेजा था, लेकिन मेरी डोमेन में मतलब कुछ ठीक थे और कुछ गलत थे। जी आपने आपने मुझे एक्सप्लेन भी किया था कि मैं मंडे को क्लास में क्लियर कर दूंगी। सही, ठीक है। ओके, सो our quiz was regarding the domain of different attributes. Somebody has written that somebody give the assignment where they define the attributes. There is a basically difference between attribute and domain. ठीक है, आपके पास जब आप एट्रीब्यूट की बात करते हो, तो एट्रीब्यूट के अंदर मैंने बताया था, जैसे आप कॉलम की हेडिंग देते हैं ना, वैसे आपके पास बिल्कुल वैसा ही होता है। ठीक है, और आपके पास जैसा कि एक स्टूडेंट का टेबल है, ठीक है, आप उस स्टूडेंट के टेबल के अंदर आपके पास उसका रोल नंबर है, उसका नेम है, और उसका जो है वो उसकी कह लें कि उसके ग्रेड्स हैं, उसके जीपी लगा लेते हैं, क्योंकि हम जीपी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसी की बात कर लेते हैं। ठीक है, सीजीपी है आपके पास। इसके अंदर अब कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया था कि दे जस्ट टोल्ड मी दैट जस्ट ड्रॉ एन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम वेयर दे टोल्ड मी दैट देयर वुड बी a student entity, and from student entity we are connected with different attributes, and that could be like roll number, name and CGPA। ठीक है, तो ये जो अब देखिए, इसमें और जो मैंने टेबल बनाया है इसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, ये एक मॉडल की फॉर्म में है, और जबकि ये एक आपके पास टेबुलर फॉर्म के अंदर है। तो लेकिन बेसिकली क्या है, बेसिकली ये सब आपके पास एट्रीब्यूट्स ही हैं। ठीक है, मेरा क्वेश्चन था रिगार्डिंग डोमेन कि डोमेन क्या होती है। डोमेन में होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इस नेम की डोमेन से पूछूं आपसे, किसकी इस नेम की डोमेन आपके पास क्या होगी, तो आपके पास आपने बताना है कि इसकी डोमेन जो होगी वो करेक्टर होगी। ठीक है, करेक्टर मीन कि आप उसके अंदर जो है वो लेटर्स लिखते हैं। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि आपके पास इस रोल नंबर की डोमेन कैसे आप करेंगे, तो क्योंकि रोल नंबर एक होल नंबर होता है, आप उसकी कहेंगे कि उसकी डोमेन आपके पास इंटीजर होगी। ठीक है, और इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास सीजीपीए की क्या डोमेन होगी, तो सीजीपीए की डोमेन जो है वो आपके पास, क्योंकि सीजीपीए
डेसिमल वैल्यूज में भी हो सकती है और होल वैल्यूज में भी हो सकती है, ठीक है। अगर होल वैल्यू में होगी, फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट का CGPA 3 है, तो अगर हम उसको अगर मैं यहाँ पे इसको इंटीजर डिक्लेयर करूंगी तो वो 3 को तो सपोर्ट करेगा, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट की CGA 2.7 है तो वो उसको सपोर्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ इसका 2 ही जो है वो शो करेगा। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे ये डेटा टाइप जो होगी ये रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। अब आपके पास रॉन्ग होने की वजह और हमारी होने की वजह से जब हमारा यूजर जो है वो उस डेटाबेस को यूज कर रहा होगा तो उसको प्रॉब्लम आएगी कि वो कोई भी डेसिमल वैल्यू में इंटिटी जो है वो ऐड नहीं कर पा रहा। और जब वो ऐड नहीं कर पा रहा तो आपके पास जाहिर है वो उसके स्टूडेंट्स के CGPA रॉन्ग आने लग पड़ेगी, क्योंकि वो यहाँ पे 3 को तो सपोर्ट करेगा, तो लेकिन 3 के बाद वो जो 2.7 है उसका वो जो 7 है 0.7 उसकी वैल्यू को सपोर्ट नहीं करेगा और सिर्फ उस स्टूडेंट की CGPA यहाँ पे 2 डिक्लेयर हो रही होगी। तो हम उसकी खातिर पे पूरी डेटाबेस को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए जब हम डेटाबेस में डोमेन्स को डिक्लेयर करवाते हैं तो वो इसलिए इम्पोर्टेंट होती हैं कि आपके पास आपका बाकी का सारा डेटा जो उसके अंदर डाला जाएगा, उसको अपडेट किया जाएगा या उसको रिट्रीव किया जाएगा, वो आपके पास करेक्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पे CGPA की हमारे पास जो बेस्ट जो करेक्ट डोमेन थी वो हमारे पास क्या थी, एक फ्लोट डेटा टाइप थी, ठीक है। फ्लोट डेटा टाइप का मतलब होता है कि ऐसी डेटा टाइप जिसकी जो कि डेसिमल पॉइंट्स को सपोर्ट करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 3 उसमें कैसे एडजस्ट होगा, जब हम 3 डालेंगे इसके अंदर तो 3 यहाँ पे 3.0 की फॉर्म में आ जाएगा, तो उसका भी यही मतलब है कि आपके पास जो CGPA है स्टूडेंट की 3 ही है, ठीक है। और इसी तरह आपके पास नेक्स्ट था ह्यूमन एज का। ह्यूमन एज जो होती है वो भी आपके पास एक जो है वो होल वैल्यू होती है। कुछ लोग स्टूडेंट्स ने लिखा हुआ था कि ह्यूमन एज कुड बी लाइक you are 22.5 years old, you are 45.5 years old, तो ऐसा नहीं होता है। हम जनरली तो बता देते हैं कि हम कितने साल के लिए हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड मेथड है आपके पास एज को डिक्लेयर करने का वो ये होता है कि जब तक आप अपनी नेक्स्ट बर्थडे को रीच नहीं कर लेते आपके पास वो आपका एक होल इंटीजर होता है। लाइक इफ आई एम 33 तो अनलेस आई विल रीच टू माय डेट ऑफ बर्थ ऑन दैट ईयर्स, लाइक अगर मुझे 2020 में मेरी डेट ऑफ मंथ जो है वो नवंबर है, तो मैं नवंबर तक 33 की ही रहूंगी जब तक मैं उस नवंबर की उस स्पेसिफिक डेट को 34 की ना हो जाऊंगी, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ये डेटा टाइप्स थी जिनको हम डोमेन के अंदर जो है वो डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। आपके पास एज जो है वो 4 इयर्स का कोई मेंबर हो सकता है, ठीक है। कोई 7 का हो सकता है, कोई 20 का हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे कौन से हैं, ये होल नंबर्स हैं, तो इसकी जो डेटा टाइप होगी वो आपके पास एक इंटीजर वैल्यू ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है नेक्स्ट आपके पास मेरा बैंक अकाउंट नंबर था। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं और ऐड करती जाऊँ कि हम जब CGPA की डोमेन डिक्लेयर करेंगे तो हम इसको रिस्ट्रिक्ट भी कर देंगे कि किसी की भी CGPA जो है वो 0 और 4 के बिटवीन होगी। नोबडी कैन हैव CGPA मोर देन 4, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे हमारे एरर के चांसेस लो हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे मैंने आपको याद होगा कि आप ड्यूरिंग द लेक्चर भी आपको ये असाइनमेंट में क्लियर किया था और स्लाइड्स के ऊपर कि अगर हम इधर गलती से लाइक समवन पुट देयर इंस्टेड ऑफ 4 के जो है वो 44 GPA डाउनलोड राइट कर देगा तो इट इज टोटली रॉन्ग, नोबडी कैन हैव अ GPA 44। तो बजाय हम उसका डेटा जो है उसको दोबारा से रीचेक करें तो इट वुड बी अ बेस्ट वे कि हम उसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं उसको हम लिमिटेड कर दें कि आपके पास इस एट्रीब्यूट के नीचे जो वैल्यू है वो 4 से ज्यादा की नहीं आ सकती है। और इस ह्यूमन एज में तो कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं होती, एनीबॉडी कुड बी ऑफ एनी एज। इसी तरह आपके पास एक फोन नंबर की थी, फोन नंबर के अंदर आप क्या कर सकते हैं,
फोन नंबर्स के अंदर आप अगर आप रिस्ट्रिक्ट, एक तो आपके पास वो इंटीजर टाइप का डेटाबेस है क्योंकि फोन नंबर हमारे पास जो है वो फ्लोट वैल्यूज में नहीं होता है, वो आपके पास होल नंबर्स में ही होता है। दूसरा आपके पास जो था, आप उसको भी इसको भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि लाइक अगर 7 नंबर्स यूजुअली हमारे यहाँ यूज किए जाते हैं तो वो उसका जो यूजर है वो एटलीस्ट 7 डिजिट्स को इंटर करे, ठीक है। उससे ये होगा कि एरर के चांसेस लो रह जाते हैं, ठीक है। फिर आपके पास अगर लेकिन जब आप फोन नंबर की दे रहे हैं तो अपने माइंड में ये भी रखना है कि आपके पास अगर कोई अब्रॉड रह रहा है, उसके पास इंटरनेशनल नंबर है, तो डेफिनेटली ही also need to write its country code। तो आपके पास आपने उन डिजिट्स को भी माइंड में रखना है कि लाइक अगर आपके पास पाकिस्तान में 7 डिजिट्स यूज हो रहे हैं, तो अगर आपके पास कोई इंटरनेशनल नंबर ऐड करना चाह रहा है यहाँ पे, तो इंटरनेशनल नंबर जो होता है वो आपके पास यूजुअली, अगर मैं पाकिस्तान की मिसाल लूँ या मैं इंग्लैंड की मिसाल लूँ, तो उसका 44 कोड है, तो हम लिखेंगे 0044, ठीक है। या इधर हम उसको क्या कहते हैं, एक सिंबल साइन लगा देते हैं डबल जीरो के बजाय प्लस का, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जब हम डेटा टाइप को इंटीजर डिक्लेयर किया होगा तो हमारे पास ये फॉर्मेट जो है बेस्ट रहेगा। तो 7 डिजिट जो हैं वो नेक्स्ट के साथ साथ हमें इन 4 डिजिट्स का भी जो है वो ख्याल करना पड़ेगा। तो इसलिए जब हमने इसकी कंस्ट्रेंट्स लगानी है तो हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं जो कि फोन नंबर को सपोर्ट करते हैं उसकी कंस्ट्रेंट्स लगाने की जरूरत है। ये ना होना कि हमने कह दिया उससे कि यूजर कैन ओनली ऐड 7 नंबर्स इन दिस डोमेन, ठीक है। वो 7 नंबर्स डोमेन के अंदर डालने के लिए जब वो एक कोई इंटरनेशनल नंबर डालेगा तो 7 डिजिट के बाद वो कहेगा सॉरी देयर इज नो मोर स्पेस और यू कांट आइदर राइट अनदर नंबर द 8th नंबर, तो वहां पे आपके पास प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो डोमेन को डिक्लेयर करते हुए हर छोटी छोटी बात का जो है वो आपने ख्याल रखना है। और अगर आपके पास लाइक के कोई अकाउंट नंबर है जैसा कि वो आपके पास शुरू हो रहा हो कि ABAN, अक्सर आपके पास इंटरनेशनल होते हैं नंबर्स अकाउंट के डालने के लिए, उसके साथ आपके पास लाइक आ रहा हो 7465, तो आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपके पास इसमें क्योंकि एक करेक्टर्स भी ऐड हो रहे हैं, उसमें आपके पास होल नंबर्स भी ऐड हो रहे हैं, तो इसकी डेटा टाइप आपके पास यूजुअली जो होती है वो वारकर होती है, जिसके अंदर वार का मतलब वेरिएबल और कार का मतलब आपके पास करेक्टर है, ठीक है। तो आप इस किस्म की डेटा टाइप जो है वो डिक्लेयर करते हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी अकाउंट्स नंबर की बात करें तो मोस्टली ये जो हैं ये होल नंबर्स के फॉर्म में होते हैं, तो उसके लिए आपके पास फिर मैं ये कहूँगी कि आपके पास जो इंटीजर टाइप डेटा टाइप है वो आपके पास फाइन है इस टाइप के बैंक अकाउंट्स के लिए। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम, यस मैम। मैम 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 एक क्वेश्चन है जी मैम, ये अभी तक तो मैम जो भी आपने बताया ये तो मैम टाइप डेटा टाइप है ना, तो जी मैम इसमें फिर डोमेन लेट्स सो जैसे अब जीपे की आपने बताई थी, तो फिर जीपे की डोमेन होगी 3, 3.1, 3.2 ऐसे, जी और जो इसका फ्लोट है वो डेटा टाइप हो गया। हाँ जी। जो ओके 3 या 3.0 या 2.7 है ना, वो फील्ड्स वैल्यू है, ठीक है। वो वैल्यू है फील्ड्स वैल्यू, डोमेन की या फील्ड्स की वैल्यू है, ठीक है। ठीक है, और डोमेन वही होगी ना, मतलब जीपीए 3, 3.1, 3.2। जी बेटा, वो डोमेन की वैल्यूज हैं और जो डेटा टाइप है उसमें आप उसमें ये डिक्लेयर करते हैं कि उस डोमेन में कौन सी डेटा टाइप यूज की जा रही है। यानी कि जैसे मैं कहूँ कि जैसे कि एक हेडिंग है CGPA जिसके अंदर आपके जिसके जो कि एट्रीब्यूट्स नेम है और उसके नीचे एट्रीब्यूट्स की वैल्यू आ रही है, ठीक है। इसी तरह यस आपके मैम। पास फ्लोट जो है वो आपके पास डोमेन है इसकी, और उस डोमेन की जो वैल्यूज हैं वो आपके पास ये है 2.7 और बाकी, ओके मैम। ठीक। जी नेहा। मैम जैसे मैंने ना ह्यूमन एज की लिखी थी डोमेन, जब मैंने असाइनमेंट सबमिट की थी मैंने कहा था द डोमेन फॉर द ह्यूमन एज इज एन इंटीजर्स, और मैम साथ में मैंने लिमिट लगा दी थी 0 to 120। हाँ जी। तो मैम जी तो ये ठीक होगी? हाँ जी, क्योंकि यूजुअली हमारे पास एवरेज एज जो है वो इज नॉट मोर देन 100,
तो अगर आपने 120 उसकी कंस्टेंट्स लगा भी दिए तो आई गेस कि नोबडी कुड बी मोर देन 120 इयर्स ओल्ड। और लेकिन मैम इसी तरह जी हाँ जी जी, लेकिन है वो इंटीजर ही, क्योंकि हम एक होल वैल्यू ही ह्यूमन एज की कैटेगरी के अंदर डालते हैं। ठीक है। और मैम जब मैंने फ़ोन नंबर के लिए लिखा था तब भी मैंने यही लिखा था मैम, मैंने पाकिस्तान के लिए लिखा था, मतलब इंटीजर लिख दिया था और साथ में मैंने उसके लगाया था कि मतलब इसमें हम लोग 11 वैल्यूज़ लिख सकते हैं, मतलब मैंने कोड को भी अंदर ऐड करके उसकी रिस्ट्रिक्शन 11 लगा दी थी। Yes, that was absolutely right. और मैम मैंने भी इंग्लैंड का ही यूज़ किया था, तो मैंने उसमें मतलब एक नंबर एग्जांपल्स भी दी थी, 14 डिजिट्स का लिखा था, तो मैम उनके मैक्सिमम 14 होते हैं, तो उसमें भी मैंने 14 लिख दी थी। तो मतलब कोर्स कोड के लिए अलहदा तो नहीं यूज़ करना होगा कि मतलब वो हमारे इंटीजर्स के अंदर ही उसकी रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी। हाँ जी, ठीक है। आपका ओके मैम। जिन स्टूडेंट्स की मैंने ईमेल चेक कर दी थी असाइनमेंट्स, वो मैंने उनको बताया था कि उनकी क्या मिस्टेक्स हैं, और जिन्होंने लेट नाइट कल मुझे भेजी थी उनको मैं अभी चेक नहीं कर सकी हूँ। तो लेकिन अगर आपने उसको कंस्ट्रेंट्स भी लगा दी हैं, उसमें डेटा टाइप डिक्लेयर भी कर दिया, तो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। इज दैट क्लियर नेहा? जी मैम। चलें, दैट्स गुड। मैम ओके आपकी क्लास आवाज़ बहुत स्लो है। कम आ रही है आज? अच्छा चलिए, आई विल ट्राई टू स्पीक लाउडली। एक्चुअली सुबह का टाइम है, शायद आई एम नॉट हैविंग ऑल ऑफ माय एनर्जी। आई विल ट्राई टू स्पीक लाउडली नाउ। कोई बात नहीं मैम। ओके क्लास, चलिए आज हम आज के लेक्चर के ऊपर आते हैं, डेट वाज रिलेटेड टू डेटाबेस कीज। आपके पास इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ कीज आज डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके पास सुपर की है, कैंडिडेट की है, प्राइमरी की है और अल्टरनेट की है, प्लस आपके पास कंपोजिट और फॉरेन कीज हैं। दीज ऑल आर डिफरेंट टाइप ऑफ कीज, वी विल डिस्कस इट वन बाय वन। सबसे पहले आपके पास आ जाता है कि डेटाबेस कीज होती क्या हैं। ठीक है, एक की क्या होती है, मैं अपनी स्लाइड से एक दफ़ा आपको क्या कहते हैं बाद में गो थ्रू करती हूँ। मैं आपको एक दफ़ा इसका जनरल आइडिया आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि की आपके पास होती क्या है। कि एक बिल्कुल एक नॉर्मल एट्रीब्यूट ही है। ठीक है, जैसे कि आपके पास इधर टेबल है, तो उसका रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ जो है, ये सारे आपके पास जो हैं, ये आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं। तो इनमें से कोई एक जो होगी वो आपके पास की होगी जी। ठीक है, कीज को आप यूज क्यों करते हैं? कीज को आप इसलिए यूज करते हैं ताकि आप यू कैन यूनिकली आइडेंटिफाई एनी टू टपल्स इन टेबल। ठीक है, आपके पास किसी भी दो तरह के टपल्स को आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर लें, यानी उसको आप कीज कहते हैं। अ कीज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, ये भी हो सकता है कि उसके अंदर एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स हों। ठीक है, लेकिन वो एट्रीब्यूट्स क्या करेंगे, वो आपको एट्रीब्यूट्स जो हैं वो एक तो आइडेंटिफाई करते हैं आपके पास टपल्स को, और दूसरा आपके पास क्या करते हैं, आपके पास रिलेशनशिप दो टेबल्स के दरमियान क्रिएट करने के लिए भी आप कीज को यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्टूडेंट टेबल है, उसके अंदर क्या क्या हो सकता है। ठीक है, उसकी अगर मैं आपसे पूछूं कि उसकी कौन सी की जो है वो आपके पास जो है वो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, तो देखिए आपके अक्सर काइंडली माइक अक्सर आम है, तो वो स्टूडेंट्स की जो स्टूडेंट्स का जो रिकॉर्ड है वो आपके पास उसके अंदर शो करेगा कि आपके पास उसके अंदर आप क्या क्या वैल्यूज जो हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आप हमेशा उस एट्रीब्यूट को की बनाते हैं जो कि उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करें। किसी भी स्टूडेंट के लिए आइदर उसका CNIC नंबर हो सकता है, उसके पास यूनिक, उसके पास उसका रोल नंबर यूनिक हो सकता है, उसके पास उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिक हो सकता है, या उसके पास उसका लाइसेंस नंबर जो है वो यूनिक हो सकता है। ठीक है, ये आपके पास ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जिनको आप किसी भी पर्सन को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आपके पास जो है, लेट मी क्लीन इट, वेयर इज प्रेजेंट।
मुझसे रेजर गुम हो गया, किधर गया है? I guess this one. तो आपके पास क्या है, आपने उसके अंदर जो है वो बताना है कि आपके पास कौन कौन से जो वैल्यूज हैं. इट विल टेक मच टाइम. Let me reload it again. Okay class, meanwhile I will set it. Just listen. आप क्या करते हैं कि आपके पास से किसी भी स्टूडेंट या किसी भी पर्सन के लिए जो है वो आपके पास उसका जो यूनिक नंबर्स होते हैं जिसके अंदर आपके पास उसका CNIC नंबर आ जाता है. ठीक है, आपके पास उसका जो है वो आपके पास रोल नंबर आ जाता है. अच्छा, उसके पास आपका रोल नंबर होता है, प्लस आपके पास उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है. ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास इट कुड बी पॉसिबल उसके आपके पास उसका जो है वो लाइसेंस नंबर हो जाए. ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ये ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि किसी पर्सन को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है, आप ऐसे एट्रीब्यूट्स जो आपके पास किसी भी पर्सन को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें, हम उनको कैंडिडेट कीज कहते हैं. ठीक है, ये सारी आपके पास क्या है, ये सारी आपके पास जो है ये आपके पास कैंडिडेट कीज हैं. ठीक है, जो कि किसी पर्सन को यूनिकली आइडेंटिफाई जो है वो कर रही हैं. आपके पास क्योंकि एवरीवन हैज अ यूनिक नंबर ऑफ दोज, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के पास सेम CNIC नंबर हो, ऐसा नहीं हो सकता किसी के पास सेम रोल नंबर हो. ठीक है, आपके पास जो है वो एवरीबॉडी हैज अ डिफरेंट आइडेंटिटी. ठीक है, आपके पास CNIC आपके पास हम क्या करते हैं, वो मेक वन ऑफ देम एज अ कैंडिडेट की, यानी कि जितनी आपके पास कैंडिडेट कीज हैं इनमें से जो है उन कैंडिडेट कीज में से हम एक को जो है वो प्राइमरी की बना लेते हैं. ठीक है, हमारी प्राइमरी की CNIC नंबर भी हो सकती है, हमारी प्राइमरी की जो है वो रोल नंबर भी हो सकता है, और हमारी प्राइमरी की जो है रजिस्ट्रेशन नंबर भी हो सकता है, या हमारी प्राइमरी की जो है वो लाइसेंस नंबर भी हो सकता है. तो इनमें से सारी कैंडिडेट कीज में से किसी एक की को हम जो है वो क्या बनाते हैं, अपनी प्राइमरी की बनाते हैं. ठीक है, तो आपके पास प्राइमरी की बेसिकली क्या है, प्राइमरी की को अगर मैं डिफाइन करूं तो प्राइमरी की एक ऐसी की होती है जिसके जो कि आपके पास एक तो वो यूनिक होती है, दूसरा उस की के अंदर आपके पास जो है वो कोई भी नल वैल्यू नहीं होती है. ठीक है, नल वैल्यू का क्या मतलब है कि वो आपके पास फील्ड जो है वो कभी एम्प्टी नहीं हो सकती है. ठीक है, एम्प्टी क्यों नहीं हो सकती है, अब यानी कि आप लोग कंफ्यूज, इस बात को मेरा यहाँ पे करने का मतलब ये है कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आपके पास जो है वो आप इतने सारी कैंडिडेट की में से आप प्राइमरी की कौन सी बनाएंगे. ठीक है, प्राइमरी की को बनाने के लिए इट इज नेसेसरी डेट कि आपके पास वो की जो है वो ना एक यूनिक तो हो ही हो, और ये सारी यूनिक हैं, लेकिन उनमें से उसकी कोई वैल्यू जो है वो आपके पास नल ना हो. ठीक है, नल ना हो का क्या मतलब है कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये पॉसिबल है कि जब एक स्टूडेंट के अगर हम एक स्टूडेंट के टेबल के अंदर इस CNIC नंबर को जो है वो प्राइमरी की बनाते हैं, तो इट माइट बी पॉसिबल दैट कि नॉट एवरी स्टूडेंट हैज अप्लाइड फॉर द CNIC. ठीक है, हर एक के पास हो सकता है कि उसका आइडेंटिटी कार्ड ना हो, तो वहां पे क्या होगा, जिन स्टूडेंट्स ने अपना ID कार्ड अभी तक अप्लाई नहीं किया होगा, हम क्या करेंगे, उसको हम कहेंगे उसके अंदर हमें वो नॉट जीरो की वैल्यू डालनी पड़ेगी, या उसको ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा, या उसका कहना पड़ेगा कि फ्यूचर में वो अपना CNIC नंबर ले आएगा. तो लेकिन हम प्राइमरी की को क्या कहते हैं कि प्राइमरी की वैल्यू तो यूनिक हो नल तो हो ही नहीं सकती है, इसलिए दैट कुड नॉट बी अ बेटर चॉइस इन स्टूडेंट टेबल. नेक्स्ट आपके पास आप सोचोगे कि हम उसका लाइसेंस नंबर जो है क्यों ना इसको प्राइमरी की रख लें. ठीक है, लेकिन हम इसको भी प्राइमरी की नहीं रख पाते हैं, उसकी रीजन क्या है, क्योंकि नॉट एवरीबॉडी हैज देयर लाइसेंस. आइदर कि ये यूनिक नंबर होता है और ये एक पर्सन को ही आइडेंटिफाई करता है, लेकिन हर स्टूडेंट के पास जो होता है वो उसका लाइसेंस नंबर
नहीं होता, तो इसके लिए इसकी वैल्यू भी नल हो सकती है। तो एक स्टूडेंट के टेबल के अंदर हमारे पास CNIC नंबर और हमारे पास उसका लाइसेंस नंबर दोनों ही बैड चॉइस होंगे अगर हम उनको प्राइमरी की रखेंगे, ठीक है। फिर पीछे बचते हैं आपका रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर। यस, एनी ऑफ देम कुड बी अ प्राइमरी की, ठीक है। कुछ जगहों पे आपके पास रोल नंबर्स होते हैं जिनको आप यूनिक, जिनसे आप स्टूडेंट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कॉलेजेस वगैरह में और यूनिवर्सिटीज में आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं जिनको आप जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं उनके रजिस्ट्रेशन नंबर से। तो प्राइमरी की जो है could never null, so when we are choosing primary key then that attribute must not have a null value और रिडेंडेंसी। तो ये दो चीजें जो हैं ये अपने ख्याल रखना है कि जब अपने प्राइमरी की को चूज करना है। जैसा, लेकिन अगर मैं बात करूं किसी आप अपने अपने मोटरसाइकिल की या गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं, आप उस ऑफिस के अंदर आपके नजदीक आपके ख्याल में जो है वो प्राइमरी की कौन सी होगी? मैम CNIC। लेकिन हो सकता है कि किसी के पास CNIC ना हो उस टाइम में। मैम मोटर बाइक लेनी है तो जिसने भी लेनी है अपने नाम पे लेनी है, या मैम उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। वो जो बाइक होल्डर है वो अपने आप को कहाँ रजिस्टर करवा रहा होगा उसके लिए? मैम लाइसेंस दिखा के लेगा। बिल्कुल जी, उसका लाइसेंस नंबर जो है वो उसका जो है वो उस टाइम उसकी जो है वो प्राइमरी की होगी। क्योंकि अगर आपके पास आप किसी व्हीकल ऑफिस रजिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर जा रहे हैं तो हर वहाँ पे जिस व्हीकल के रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं उस पर्सन के पास डेफिनेटली उसका लाइसेंस नंबर होगा। तो वहाँ पे उस ऑफिस की जो प्राइमरी की होगी वो उसका लाइसेंस नंबर होगा और वो हर एक को उसके लाइसेंस नंबर से जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसी तरह बिल्कुल पासपोर्ट ऑफिस में अगर आप जा रहे हैं तो पासपोर्ट ऑफिस में जो है वो उसका जो पासपोर्ट नंबर होता है वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास उसकी प्राइमरी की होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको कैंडिडेट की इसकी समझ आ गई, आपको प्राइमरी की समझ आ गई कि कैंडिडेट की आपके पास हर वो एट्रीब्यूट जो कि किसी को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं आपके पास कैंडिडेट की कहलाता है। और कैंडिडेट की में से किसी एक की को आप प्राइमरी की बनाते हैं जो कि आपके पास जो जिसकी वैल्यू यूनिक भी हो और जिसकी वैल्यू जो है वो नल भी ना हो और जो रिडंडेंसी भी क्रिएट ना करी हो, ठीक है। तो ये सारी आपके पास जो होंगी जो है वो आपके, क्योंकि आप जब किसी भी डेटाबेस के अंदर जिस एट्रीब्यूट को आपने प्राइमरी की डिक्लेयर कर दिया तो डेटाबेस फिर अलाउ नहीं करती है कि आप उसके अंदर एक नल वैल्यू को ऐड करें, ठीक है। देयर शुड बी वन वैल्यू इन दैट। नेक्स्ट आपके पास आती है फॉरेन की। फॉरेन की क्या होती है, आपके पास फॉरेन की कैसी की होती है जिसके अंदर आपके पास इट कुड बी अ एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, लेकिन वो जो एट्रीब्यूट्स या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं दे दैट रेफरेंसेस टू द प्राइमरी की ऑफ सेम टेबल और आइदर फ्रॉम अनदर टेबल, ठीक है। आप इसकी बात आपको शायद ऐसे समझ ना आए तो मैं आप इसको टेबल्स के साथ भी एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि आपके पास बेसिकली फॉरेन की जो होती है वो किससे डेटा लेती है, वो डेटा किसी सेम टेबल से भी डेटा ले सकती है और विद द रेफरेंस ऑफ प्राइमरी की वो किसी और टेबल से भी डेटा ले सकती है। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक स्टूडेंट का टेबल है, ठीक है। स्टूडेंट के टेबल के अंदर मेरे पास किस किस्म का डेटा मौजूद होगा, मेरे पास उसका रोल नंबर हो सकता है, उसका नेम हो सकता है और फॉर एग्जांपल उसका सिटी हो सकता है, ठीक है। एक टेबल है जिसमें उसका रोल नंबर मैंने ऐड किया, उसका मैंने नेम ऐड किया और उसका मैंने सिटी ऐड किया, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास डेफिनेटली एवरीबॉडी कुड हैव अ डिफरेंट रोल नंबर, तो आपके पास वहाँ पे 1 2 3 उसका रोल नंबर हो गया। आपके पास यहाँ पे उसके नेम है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये अली है, ये सारा है, और हमारे पास ईशा है, ठीक है। ये आपके पास फैसलाबाद में रहते हैं, ये आपके पास लाहौर में रह रहा है और ये आपके पास रावलपिंडी में रह रही है, ठीक है।
इस ये टेबल हमारे पास बेसिकली क्या होगा, ये हमारे पास एक बेस टेबल होगा, ठीक है। बेस टेबल होगा और बेस टेबल के अंदर हमारे पास एक और अच्छा एक हमारे पास और टेबल हम बनाएंगे यहाँ पे, जिस टेबल के अंदर हमने क्या लिखा, हमने उसका कोर्स आईडी डाल दिया स्टूडेंट का, हमने उसका कोर्स का नेम डाल दिया, और हमने डेफिनेटली उसके एक एट्रीब्यूट ऐसा रखा जो कि हमें उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। ये कोर्स आईडी हो गया, ये आपके पास कोर्स नेम हो गया। तो क्या मुझे कोई बता सकता है कि तीसरा टेबल किसका होगा? तीसरा एट्रीब्यूट जो मैम टेबल कह रही, तीसरा एट्रीब्यूट किसका होगा? मैम डिपार्टमेंट भी लिख सकते हैं हम। हाँ लिख सकते हैं, लेकिन मुझे एक ऐसा यहाँ पे एट्रीब्यूट चाहिए जिससे मैं उस पर यानी कि डिपार्टमेंट भी हो जाएगा, आईडी भी हो जाएगा, नेम हो जाएगा, तो लेकिन वो किसका होगा वो भी तो पता करना है। मैम टीचर नेम। नहीं। मैम क्रेडिट और मैम कोर्स कोड। नहीं, आप मेरी बात दोबारा से सुने। मैंने कहा है कि ये एक ऐसा टेबल है जो कि जिससे मुझे पता चलेगा कि कोर्स आईडी, अगर कोई कोर्स आईडी है जिसका कोई कोर्स नेम है, उसको कौन पढ़ रहा है। मैम स्टूडेंट रोल नंबर या स्टूडेंट नेम। ये स्टूडेंट्स रोल नंबर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट रोल नंबर होगा, ठीक है। हमेशा याद रखें कि हर टेबल के अंदर डेफिनेटली एक एट्रीब्यूट ऐसा होगा जो कि हमारे पास दूसरे, जिससे हम रिलेट कर सकते हैं दूसरे टेबल को, जिससे हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं दूसरे टेबल की, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपके जी पास मैम। जैसे यहाँ पे हमने इसको आइडेंटिफाई कर दिया कि ये हमारे पास बेस टेबल के अंदर हमारे पास प्राइमरी की है, ठीक है। अब ये हमारे पास बेस टेबल जिसकी प्राइमरी की है, ये हमारे पास एक कोर्स का टेबल है, ठीक है। इस कोर्स के टेबल के अंदर अब देखें कि यहाँ पे हमने कोर्स के नेम डाल दिए, उसको डाल दिए, यहाँ पे उसके नेम्स भी डाल दिए, और यहाँ पे हमने रोल नंबर 1 2 3 लिख दिया, ठीक है। हमें पता चल गया कि किस रोल नंबर का कौन सा कोर्स है। तो ये जो रोल नंबर है, ये आपके पास बेसिकली बेस टेबल के अंदर क्या था, प्राइमरी की। अब हम इसी रोल नंबर के अगेंस्ट बेसिकली देखें तो हम कोर्स आईडीज भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और वो हम किस तरीके से इसको रिलेट कर रहे हैं, हम इसके इस एट्रीब्यूट की वजह से कर पा रहे हैं। तो ये एट्रीब्यूट जो कि बेस टेबल के अंदर एक प्राइमरी की था, वो इस टेबल के अंदर एज अ फॉरेन की वर्क करेगा, ठीक है। अब आप मेरी दोबारा से उसकी डेफिनेशन सुनिएगा तो आपको समझ आएगी कि मैंने कहा था कि इट इज अ एट्रीब्यूट, ठीक है। इट इज अ एट्रीब्यूट और कुड बी अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट। हमारे पास एक से ज्यादा प्राइमरी कीज भी हो सकती हैं, ठीक है। तो वो क्या करती हैं कि सॉरी क्लास, मेरा सेशन एंड हो रहा है, तो यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू ज्वाइन मी विद फॉर अनदर सेशन। वी हैव लेस देन अ मिनट, ओके। ओके, मैं आपको बता रही थी कि हम लोग बेसिकली हमारे पास एक ही टेबल के अंदर जो प्राइमरी की होती है, वो हमारे पास दूसरी टेबल के अंदर एज अ फॉरेन की जो है वो वर्क कर रही होती है। उसमें मैंने आपको दोबारा से उसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन की थी कि आपके पास बेसिकली क्या होता है, ये इट इज अ एट्रीब्यूट और कुड बी अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, यानी कि एक से ज्यादा हम उसके अंदर एट्रीब्यूट सेट करते हैं दैट रेफरेंस टू अ प्राइमरी की, ठीक है। क्या कह रहा है ये आपके पास रेफरेंस कर रहा है किसको, प्राइमरी की को, ठीक है। किसकी प्राइमरी की को, आइदर ऑफ द सेम टेबल और फ्रॉम अनदर टेबल। जैसे हमने यहाँ पे किसी दूसरे टेबल से हमने उसको पिक किया है, लेकिन इट कुड बी पॉसिबल दैट कि हमारे पास सेम टेबल के अंदर भी वो हमारे पास एक प्राइमरी की मौजूद हो, ठीक है। तो आपके पास वो जब उसको रेफरेंस करता है तो हम उस या उसको रिलेट करता है तो हम उसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि यहाँ पे ये एक एज अ फॉरेन की वर्क कर रही है, ठीक है। फॉरेन की ऑलवेज टेक डेटा विद द रेफरेंस ऑफ प्राइमरी की, दैट प्राइमरी की कुड बी आइदर इन द सेम टेबल और इन द अदर टेबल, ठीक है। आपके पास इसलिए हम समटाइम इसको इस टेबल को जो कि हमारे पास बेस टेबल होता है, इसको हम रेफरेंस टेबल भी कह देते हैं, रेफरेंस टेबल, ठीक है। और आपके पास जो जिस टेबल को वो रेफरेंस कर रहा होता है, हम उसको रेफरेंसिंग टेबल कहते हैं, जो कि यहाँ पे हमारे पास एक कोर्स टेबल है। ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास एक रेफरेंसिंग टेबल होगा, ठीक है।
अब आपके पास इफ हमेशा ये भी बात याद रखिए कि अगर आप रेफरेंसिंग टेबल के अंदर, यानी कि जो आपके पास ये कोर्स टेबल है, ठीक है, इस टेबल के अंदर आपको किसी चीज को ऐड करना चाहेंगे तो आप इसके अंदर जो है वो एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। आपको ऐड करने के लिए, आपको कोई ऑपरेशन करने के लिए इस टेबल की बजाय आप जिसको वो रेफरेंस कर रहा होता है, यानी कि यहाँ पे अगर आप एक नया रोल नंबर ऐड करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर रोल नंबर 4, तो आप रोल नंबर 4 जो है वो आप इस टेबल के अंदर जो है वो ऐड नहीं कर सकते हैं। आपको रोल नंबर 4 के लिए एडिंग जो ऐड है वो हम इस बेस टेबल के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि वी कांट डू दैट एज आवर बेस टेबल डोंट हैव दैट, जब तक हमारे पास बेस टेबल के पास वैल्यू नहीं है, हाउ वी कैन ऐड दैट इन आवर रेफरेंसिंग टेबल। तो रेफरेंस टेबल मस्ट हैव दैट वैल्यू व्हिच एग्जिस्ट इन रेफरेंस टेबल। तो इस रेफरेंसिंग टेबल के अंदर हर वो वैल्यू होगी जो कि हमारे पास इस रेफरेंस टेबल के अंदर होगी। हम कोई भी वैल्यू को जो है वो अपने पास से जो है वो ऐड नहीं कर सकते हैं। अब आपके पास आप मोस्टली हम किस तरीके से इसको फॉरेन की को जो है रैकल के अंदर क्रिएट करते हैं। आपने क्या करना होता है कि बिल्कुल आपने इसका जो है वो एट्रीब्यूट नेम देना होता है जिसका भी आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप ये हमारे पास रेफरेंसिंग टेबल है, ठीक है। अगर मैंने इसको क्रिएट करना है तो आप क्या करेंगे, आप उसमें आप कोर्स आईडी की हमारे पास पहले एट्रीब्यूट आप क्या करेंगे, उसमें कोर्स आईडी डालेंगे। कोर्स आईडी की आप यहाँ पे जो है वो डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे और डेटा टाइप कितनी वैल्यू की होगी वो आप डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। आपके पास जो है वो ये मिसाल के तौर पर 10 कैरेक्टर्स की है तो आप इसको 10 कैरेक्टर्स के अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास कोर्स नंबर है, कोर्स नेम है। कोर्स नेम भी आपके पास एक कैरेक्टर वैल्यू है, ठीक है। ये भी आपके पास जो है उसमें जो है वो सेम डेटा टाइप की होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास लास्टली जो रोल नंबर है आप उसको क्रिएट करें, उसका एट्रीब्यूट करेंगे क्रिएट, तो आप उसकी डेटा टाइप जो है वो यहाँ पे जो है वो इंटीजर जो है वो डिक्लेयर करेंगे और वो इंटीजर तो यहाँ पर डिक्लेयर हो जाएगी। साथ साथ हमने क्योंकि उसको फॉरेन की भी बनाना है तो हम यहाँ पे उसको रेफरेंस भी करेंगे, ठीक है। रेफरेंस करने के लिए बताएंगे कि आप किस टेबल से वो कर रहे हैं, वो आपके पास स्टूडेंट टेबल से स्टूडेंट का जो रोल नंबर है उसको आप फॉरेन की जो है वो डिक्लेयर करें। इस मामले में भी आप कंफ्यूज ना होइएगा, इसको जब हम प्रैक्टिकली इंशाल्लाह ताला अपना वर्क शुरू करेंगे तो आप लोग इसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि हम जो है वो फॉरेन की इसको किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो इफ वी वांट टू ऐड फॉरेन की लेटर तो फिर हमें उसको हम ऐसा भी हो सकता है कि एक टेबल हमारे पास जो है वो ऑलरेडी बन चुका हो और हमने उसमें फॉरेन की जो है वो बाद में ऐड करवानी हो। तो बाद में ऐड करवाने के लिए बस आप क्या करते हैं कि आप उस टेबल को ऑल्टर करते हैं। ऑल्टर की कमांड्स क्या होती हैं, आई विल एक्सप्लेन यू लेटर हाउ यू विल ऑल्टर दैट, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास हमेशा ये बात याद रखिए कि एट्रीब्यूट नेम कुड बी डिफरेंट फॉर फॉरेन की, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास अगर यहाँ पे रोल नंबर है तो आपके पास यहाँ पे भी जो रोल नंबर ही है वो फॉरेन की उसका नाम फॉरेन की वाले एट्रीब्यूट का नाम जो है वो रोल नंबर ही होगा, ठीक है। इट कुड बी अ रजिस्ट्रेशन नंबर इन अ फॉरेन की। तो एट्रीब्यूट का जो नेम है वो फॉरेन की के अंदर डिफरेंट भी हो सकता है। दूसरा आपके पास ये भी पॉसिबल है कि फॉरेन की जो है वो आपके पास एक से ज्यादा टेबल के अंदर हो। क्लियर मैम? जी? मैम ये फॉरेन की में हम नेम नहीं लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि मैम नेम एक तरह की भी तो हो ही सकते हैं। नहीं, आपके पास एक क्लास में 2 वाले भी हो सकते हैं, फिर आप क्या यस मैम। ठीक है। इसलिए हमेशा वो और ये भी हो सकता है कि एक ही और वो भी अली जो है वो फैसलाबाद से बिलोंग कर रहा हो, तो हमें लगे कि जैसे कि इस टेबल के अंदर रिडंडेंसी क्रिएट हो गई है, ठीक है। तो मैम फिर एरर आ जाएगा ना? एरर आ जाएगा, तो फिर हम हमेशा उसको ही हमने प्राइमरी की बनाना है जो कि हमें यूनिकली आइडेंटिफाई हो, जिसकी कोई वैल्यू नल ना हो सके। उस प्राइमरी की को जब हम उससे रिलेट दूसरा टेबल बनाते हैं जो कि उस रेफरेंस कर रहा होता है उस बेस टेबल को, उसको वहां पे वो हमारे पास प्राइमरी की एज अ फॉरेन की वर्क करती है। और फॉरेन की जो है वो एक एट्रीब्यूट पे भी हो सकती है, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट पे भी हो सकती है, और प्लस फॉरेन की के जो एट्रीब्यूट नेम है वो भी आपके पास चेंज होगा, लेकिन नीचे डेटा जो है उसका वो सेम
होगा, लाइक ये रहेगा 1 2 3, लेकिन ऊपर रोल नंबर के बजाय रजिस्ट्रेशन नंबर के भी आप उसको नेम दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर? क्लास इज डेट क्लियर? यस मैम, यस मैम, ओके, यस मैम। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट की आती है सुपर की। सुपर की जो होती है वो आपके पास कॉम्बिनेशन होता है ऑल पॉसिबल एट्रीब्यूट्स का, ठीक है, जो कि आपके पास यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाए, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपके पास कैंडिडेट की होती है। कैंडिडेट की में भी आपने ऐसे ही किया था ना कि आपके पास जो भी एट्रीब्यूट्स जो थे वो किसी को यूनिकली आइडेंटिफाई करते थे, तो आप उसको जो है वो आप एज अ कैंडिडेट की लेते थे। तो इसी तरह आपके पास सुपर की में भी ऐसी जो भी एट्रीब्यूट्स जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकते हैं, उनको हम सुपर की कहते हैं। मिसाल के तौर पर इफ वी ऐड एनी एट्रीब्यूट विद कैंडिडेट की देन इट बिकम्स अ सुपर की। ठीक है, माइंड में आता है ना कि अगर वो भी ऐसे ही है ये भी ऐसे है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैंडिडेट की एंड द सुपर की? तो कैंडिडेट की और सुपर की के अंदर यही डिफरेंस है कि जब हम किसी एट्रीब्यूट को कैंडिडेट की के साथ लगा देते ना, मिसाल के तौर पे जैसे अभी लुकमान कह रहा था कि हम नेम को क्यों नहीं ऐड कर सकते, तो अगर हम नेम को अलग करने के बजाय अगर हम इन दोनों एट्रीब्यूट्स को बना लें, जो है वो हमारे पास बजाय कि हम दो एट्रीब्यूट्स यूज कर लें एज अ कैंडिडेट की, तो आपके पास यहाँ पे फिर ये सुपर की बन जाता है। ठीक है, आपके पास अब यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास एक रोल नंबर का एट्रीब्यूट आ गया, एक नेम का एट्रीब्यूट आ गया। इससे हमें क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास जो रिडंडेंसी के चांसेस आ रहे थे कि लग रहा था कि हमें शायद हमारा डेटा रिपीट हो गया है, तो ये रोल नंबर जो है ये हमें बता देगा कि नहीं ये दो डिफरेंट पर्सन हैं। ठीक है, तो हमारे पास सुपर की जो है वो मिसाल के तौर पे रोल नंबर हो सकता है और ये दो होती हैं। ठीक है, ये रोल नंबर भी हो सकते हैं आपके पास और रोल नंबर के साथ आपके पास नेम भी हो सकता है। ठीक है, सुपर की के अंदर एक कॉम्बिनेशन हम ये बना सकते हैं। एक कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं कि रोल नंबर के साथ हम मिसाल के तौर पे सिटी ऐड कर लें। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि हम रोल नंबर के साथ दोनों ही एट्रीब्यूट्स बना लें, उसमें नेम भी डाल लें और उसके अंदर हम अपना सिटी नेम भी डाल लें। तो ये सारे आपके पास जो क्या हो जाएंगे, ये आपके पास सारी एग्जांपल्स हैं सुपर की। तो जो सुपर की होती है देयर शुड बी, लेकिन हमेशा ये बात इसके अंदर आपने नोटिस की होगी कि आपके पास सुपर की जो है वो हमेशा आपके पास इसके अंदर एक प्राइमरी की जरूर होती है। ठीक है, आप प्राइमरी की के साथ कॉम्बिनेशन में जो है वो बाकी के एट्रीब्यूट्स डालते हैं। ठीक है, तो आपके पास अगर मैं हम इसका एक फार्मूला भी होता है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है कितने एट्रीब्यूट आपके पास है, ये की इसके अंदर आएगी कि नहीं, आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं, यस और नो की। ठीक है, अब उस यस और नो के अंदर आपके पास है आर के लिए भी, रोल नंबर के लिए एट्रीब्यूट के लिए भी हमारे पास दो ऑप्शन है, हमारे पास नेम के एट्रीब्यूट के लिए भी दो ऑप्शन है और हमारे पास इस सिटी के लिए भी दो ऑप्शन है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि सुपर की कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, तो वो आपके पास नीचे तो आपके पास ट्रू आएगा क्योंकि हमारे पास टू ऑप्शंस हैं, आइदर दैट वुड बी अ पार्ट ऑफ सुपर की या नॉट। ठीक है, और ऊपर आपके पास कितने एट्रीब्यूट्स हैं, कितने एक रोल नंबर का, एक नेम का, एक कोर्स है, उसकी आप वैल्यू ऊपर डाल देंगे 3। तो अगर आप मुझसे पूछें कि इसके कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं सुपर कीज के, तो या इसकी सुपर कीज की क्या फार्मूला, तो आपके कितने सुपर कीज हैं, तो आपके पास 8 आएगा। ठीक है, इन अदर वर्ड्स आपके पास 2 की पावर n जो है वो इसका एक जनरल फार्मूला सुपर कीज को कैलकुलेट करने का। तो इस तरीके से आप जो है वो सुपर की को कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जब भी सुपर की बनानी है माइंड में जरूर रखना है कि उसके साथ आपने एक प्राइमरी की को ऐड करना है। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है, बाकी आपके पास जस्ट यू नीड टू गो थ्रू विद ऑल ऑफ दिस, दैट्स वेरी सिंपल। आपके पास एक दफा सारा क्लियर हो गया है, सुपर की क्या होती है, कैंडिडेट की क्या होती है, प्राइमरी की क्या होती है। ठीक है, अब देखें जैसे यहाँ पे वो कहते हैं कि कुछ हमारे पास प्राइमरी, कुछ कभी कभी हमारे पास ऐसा होता है कि हमारे पास एक वीक एंटिटी सेट बन जाता है प्राइमरी की का। ठीक है, कैसे वीक एंटिटी सेट बन जाता है कि जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पे एक नेम में C++, हमने इस नेम को प्राइमरी की बनाया, लेकिन C++ इसमें भी आ रहा है और C++ इसमें भी आ रहा है। तो हम इसलिए हमारे पास ऐसी एंट्री जिसके अंदर रिपीटिशन हो रही होती है सुपर कीज के अंदर, तो हम उसको वीक एंट्री कहते हैं। याद रखिएगा ये प्राइमरी की में नहीं आएगा क्योंकि प्राइमरी की वैल्यू में रिडंडेंसी नहीं हो सकती है, लेकिन सुपर की वैल्यू में जो है वो
जो है वो जो है वो वीक एंटिटी होती है, उनके अंदर रिडंडेंसी हो सकती है। तो फिर हम इस प्रॉब्लम को क्लियर करने के लिए कोशिश करते होते हैं कि हम साथ में किसी और एट्रीब्यूट को ऐड करें, जैसा कि हमने पीछे किया है। आपके पास इसी तरह in order to able uniquely refer to an item in a weak entity set, we must consider some of its attribute in और some strong entities as a primary की। तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जैसा कि यहाँ पे ये आपके पास रिपीट हो रहा था, तो ये हमारे पास हम इसके अंदर इसको फिर प्राइमरी की जो है उसको नहीं बना सकते थे, क्योंकि ना ही हमारे पास ये कोर्स का नंबर और ना ही कोर्स का नेम जो था ये यूनिकली आइडेंटिफाई थे। तो हमने क्या किया, हमने इसको रिलेट कर दिया एक और टेबल के साथ, जिसके अंदर आपके पास एक प्राइमरी आईडी है, प्रोफेसर की आईडी है, जो कि हमें आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा प्रोफेसर कौन सा कोर्स पढ़ा रहा है। और हर प्रोफेसर की आईडी क्योंकि डिफरेंट है, तो डेट कुड बी एज अ यूज एज अ प्राइमरी की, और हम इसको यहाँ पे रेफर कर देंगे इस कोर्स के नेम्स के साथ, टेबल के साथ। ये सारी वही बातें हैं जो कि हम ऑलरेडी जिससे हम गो थ्रू हो चुके हैं। आपने इसको एक दफा पढ़ लेना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट विद मी एनी टाइम, ठीक है? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी। Is that clear to all of you? Okay class, thank you so much for your time. Hopefully see you tomorrow. Have a nice day. और प्लीज आप हो सके तो कल को बेशक अपने लैपटॉप्स अपने साथ ले आइएगा। हम कल को कल वाले लेक्चर में अपने SQL को डाउनलोड करेंगे। और अगर आपके पास उस टाइम अवेलेबिलिटी ना हो इंटरनेट की या लैपटॉप्स की, तो मैं आपकी इंशाल्लाह ताला स्लाइड्स ही इस तरीके से बनाऊंगी लेक्चर आपका कि अगर आप उसको लेक्चर टाइम के बाद में भी एक्सप्लोर करें तो आपको उसकी डाउनलोडिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है? अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ मैम।